साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, आज 25 जुलाई है। कल 26 और परसों 27 जुलाई है। और परसों का दिन महत्वपूर्ण है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो 22 जुलाई को मसीहा डॉक्टर कफील की सुनवाई होनी थी, वो टालकर 27 जुलाई कर दी गई है। ये जो आप सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल वालों को देख रहे हैं कि रिहाई हो गई, भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो टीआरपी बटोरने के लिए सिर्फ और सिर्फ कमा रहे हैं, ये ऐसी वीडियो चला रहे हैं और रुपया कमाने के लिए कहीं ना कहीं वो इस तरह की वीडियो चला रहे हैं। हकीकत में डॉक्टर कफील की रिहाई नहीं हुई है, वो 27 को डॉक्टर कफील की रिहाई होगी। आप लोग डॉक्टर कफील के लिए और डॉक्टर कफील जैसे जितने भी बेकसूर, बेगुनाह, निर्दोष व्यक्ति, चाहे वो आजम खान हो, उनका बेटा हो, इसी तरह शर्जील इमाम, शर्जील उस्मानी, गुलफिशा और इस तरह के जो भी व्यक्ति जिस पर तानाशाह सरकार ने अपनी तानाशाही इख्तियार करते हुए, कानून का दुरुपयोग करते हुए उसे जेल के अंदर बंद कर रखा है, उसके लिए आप लोग प्रार्थना करें, दुआ करें, साथ ही उनके लिए सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर उसकी रिहाई के लिए आवाज उठाएं। देखिए, एक बेगुनाह निर्दोष डॉक्टर जिसे पृथ्वी जमीन का भगवान कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी ने खुद एक मर्तबा अपने बयान में इस बात को एक्सेप्ट किया था, कहा था कि डॉक्टर जमीन के भगवान होते हैं, लेकिन ये तानाशाह निपुंसक सरकार, ये हिटलर शाह सरकार जो हिटलर शाही व्रत रही की वजह से एक यानी जमीन के भगवान को यानी डॉक्टर कफील निर्दोष है, उसे जेल में बंद कर रखी है। और जैसे ही उसकी सुनवाई की तारीख आती है, उसे ये योगी जो ढोंगी बाबा है, मठ चला रहे थे, और मठ चलाते चलाते कैसे सत्ता हाथ में आ गया, जिस हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए, आज उस हाथ में सत्ता, इसको कुर्सी मिल गई है, उसका दुरुपयोग करके बेगुनाह निर्दोष को जेल के अंदर ठूसने का काम कर रहा है ये योगी। बताइए कि डॉक्टर कफील का क्या कसूर था? ये जो डेट सुनवाई की बढ़ा रहा अपने दमनकारी की वजह से, क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है कि डॉक्टर कफील की रिहाई नहीं होगी? योगी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, हमें न्यायालय और कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि डॉक्टर कफील यकीनन निर्दोष साबित होंगे और तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, और डॉक्टर कफील बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे। और डॉक्टर कफील जिस तरह से तुम्हारी तानाशाही रवैयों के खिलाफ, तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, साथ ही मासूम बच्चों का जो लड़ाई, बच्चों की जान बचाने के लिए, इलाज करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे वो बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर का हो, चाहे बिहार में जो चमकी का बुखार चल रहा था, उस बीमारी से उन्होंने जंग लड़ा और जंग जीता। उसी तरह आज भी उम्मीद है कि वो जेल से बहुत जल्द, और फिर जिस तरह से उन्होंने चमकी बुखार से जंग लड़ी थी, इस कोरोना काल से भी जंग लड़ेंगे और इसमें हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे लोगों को बचाने की, लोगों का इलाज करने की। क्योंकि योगी जी, आप सच्चाई को किसी भी सूरत में टंग हरा नहीं सकते। आप तारीख बदलकर सुनवाई की तारीख पे तारीख कर परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर कफील निर्दोष साबित होंगे और बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे। और आप लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम कहना चाहते हैं
कि आप इसी तरह जब तक डॉक्टर कफील जेल से रिहा ना हो जाए तब तक आप आवाज उठाते रहें, आवाज बुलंद करते रहें, क्योंकि एक जमीन का जिसे भगवान कहा जाता है, और नरेंद्र मोदी ने खुद अपने बयान में कहा था कि डॉक्टर भगवान जमीन के होते हैं, लेकिन ये नपुंसक तानाशाह सरकार उस भगवान को भी जेल में बंद कर रखी है अपनी तानाशाही और दमनकारी की वजह से। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, सुन लो, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा, मूसा भी जरूर आएगा। क्या समझ रहे हो? हमेशा सत्ता हमारे हाथ में रहेगी और कानून का दुरुपयोग जिस तरह कर रहे हैं, तुम्हारी तानाशाही के खिलाफ जो आवाज बुलंद करेगा, तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ जो बोलेगा, उसे जेल में उपयोग करके तुम एनएसए किसी पर लगा दोगे, यूएपीए लगा दोगे और तुम जेल में बंद कर रखोगे, जेल से नहीं निकलने दोगे। जैसे ही सुनवाई की तारीख आएगी उसे टाल दोगे। क्या कसूर था आजम खान का? क्या कसूर था उसकी बीवी और उसके बेटा का? क्या कसूर था शर्जील इमाम और शर्जील उस्मानी, गुलफिशा बहन गुलफिशा का? क्या कसूर था उन लोगों का? कहते हो कि भड़काओ, डॉक्टर कफील भड़काओ भाषण देता है और इन्होंने ये लोग यानी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। क्या तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करना क्या देशद्रोही है? क्या देश के लिए खतरा है तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करना? कान खोलकर इस बात को लिख लो कि ये जो तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ हम विरोध करते हैं, तुम जो तानाशाही बरत रहे हो, दमनकारी कर रहे हो गरीबों पर, बेकसूरों पर, और जो दबे कुचले लोग हैं उस पर जुल्म कर रहे हो, बर्बरता कर रहे हो उसके साथ, और अपनी दमनकारी और कानून का दुरुपयोग करके जेल में बंद कर रहे हो, उसके खिलाफ हम जिस तरह बोलते हैं बोलते रहेंगे, क्योंकि ये बोलने का अधिकार तुम संघी भाजपाइयों ने नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में दिया है। और जिसका अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान कानून में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उस अधिकार को तुम संघी भाजपाई कभी भी छीन नहीं सकते। हम हमेशा से जिस तरह तुम्हारी गलत नीतियों, तानाशाही, दमनकारी, हिटलरशाही का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। साथ ही हम अपने तमाम सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह से बेकसूरों, निर्दोष, बेगुनाहों के खिलाफ जो जेल में बंदे आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहे, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे तो यकीन मानिए देश की बर्बादी, देश की दुर्दशा और देश जो 40 से 50 साल पीछे जा चुका है और ये दमनकारी जो सरकार कर रही, तानाशाही व्रत, उसके जिम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आप निकम्मे पर पीएम की नकारेपन पे चुप हैं। ये सरकार, बताइए क्या आप लोग भूल गए? सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट पर आवाज उठाने लगते हो। कुछ हिजड़े जो हैं घर में चूड़ी पहनकर, सलवार पहनकर घर में बैठे रहते हैं, किसी को उसको कोई मतलब नहीं होता है कि हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, सरकार के गलत रवैयों के खिलाफ आवाज उठाएं, सरकार जो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट जैसे ही आगे आएंगे, समाज सेवी, उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे, उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। बताइए, ये जो महाराष्ट्र के विनय दुबे हैं, विनय दुबे, उस पर क्राउड फंडिंग को लेकर उसे कुछ लोग घेर रहे हैं। मुझे यह बताइए, क्राउड फंडिंग वो कर रहे डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए और उसके जमानत के लिए। अगर वो गलत कर रहा है तो उसके फैमिली का मैटर है, फैमिली मैटर उससे समझेंगे, फैमिली लोग उससे निपटेंगे। लेकिन आप क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं? अरे बेशरम, हिजड़े लोग, पाखंडी लोग, खुद तो घर में बैठे रहते हो, निर्दोष, बेगुनाह और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हो, और जो आवाज उठाता उस पर कीचड़ उछालने लगते हो, उस पर तरह तरह के ऐब लगाने लगते हो, उसका मनोबल को तोड़ने लगते हो।
बताओ कि अगर विनय दुबे कुछ गलत कर रहा है, उसकी फैमिली उससे समझेंगे। आपको चाहिए कि विनय दुबे ने जो मिशन को चला रहे हैं, जो डॉक्टर कफील के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप उसका साथ दीजिए। विनय दुबे और उस तरह के जो भी लोग बेगुनाहों के खिलाफ जो जेल में बंदे आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, आप उस लड़ाई का हिस्सा बनिए, मुहिम का हिस्सा बनिए, ना कि आप उसका टांग खींचने लगे, उस पर कीचड़ उछालने लगे। क्या समझ रहे हो? हिजड़े लोग, पाखंडी लोग, क्या विनय दुबे इस तरह के और इस तरह के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उस पर तुम कीचड़ उछालते हो, क्या उसका हौसला टूट जाएगा? वो रुक जाएगा? कभी भी नहीं टूटेगा। तुम पाखंडी और हिजड़ों की वजह से। वो जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट और समाज सेवी जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था विश्वास पर यकीन रखता है, कानून को मानता है, बाबा साहब अंबेडकर के कानून को पढ़ता है, वो समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट, चाहे भाइयों, मुस्लिम भाइयों, दलित भाइयों, चाहे इस तरह के जो भी हैं, वो कभी भी चुप रहने वाले नहीं है, बल्कि तानाशाह सरकार के रवैयों, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और तुम हिजड़ों, जो हिजड़े सोशल एक्टिविस्ट लोग पर खुद तो कुछ करते नहीं समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए, समाज के लोगों के लिए, समाज की उन्नति के लिए, और दूसरों पर कीचड़ उछालते हो। मैं उन हिजड़ों को, उन भड़वे को, पाखंडी को कहना चाहता हूं, अबे पाखंडी हिजड़े सुधर जाओ। अगर तुम्हें इतना ही फिक्र है डॉक्टर कफील की फैमिली का लेकर, तो डॉक्टर कफील की फैमिली का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? डॉक्टर कफील के लिए खुद आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? कहते हो कि हम ये डॉक्टर कफील के लिए, विनय दुबे गलत काम, विनय दुबे पैसा जमा कर रहा है, उसके नाम पे पैसा कमा रहा है। अरे कमा रहा, क्या कर रहा है, उसकी फैमिली का मैटर। आपको चाहिए कि विनय दुबे और इस तरह के जो भी सोशल एक्टिविस्ट उसका समाज सेवी, उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े होइए, उसकी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, मुहिम का हिस्सा बनिए। और मुझे अफसोस होता है और मुझे कहना पड़ता है कि ये हिजड़े पाखंडी अपनों पर सवाल सिर्फ उठाता है। पीएम मोदी पर काहे नहीं सवाल उठाते हो? उठाओ पीएम मोदी पर, क्यों नहीं उठाते हो? बेशरम हिजड़े भड़ुए कहीं के, उठाओ। कहो कि 15 लाख की जो बात किए थे, 15 लाख देंगे, 15 लाख दो, दिए। किसी कहते किसान का कर्ज माफ करेंगे, किया। एक के बदले 10 सर लाएंगे, लाया। बल्कि हमारे सेना की शहादत हो रही है, चीन मार रहा है, इधर से पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क है वो हम पर अटैक करता है, और वो हमारे सेनाओं की शहादत कर रहा है। क्यों नहीं पीएम पर सवाल उठा रहे हो? बताइए। जो पीएम कह रहा था कि हम 40 से 45 रुपए पेट्रोल डीजल देंगे, आज काहे चरम पर पेट्रोल डीजल की महंगाई? इस पर कभी सवाल उठाओ। वो भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश में और योगी के मुख्यमंत्री है, वो कहते राम राज की बात कर रहे थे, आज रावण राज यूपी में कायम हो गया। उस पर सवाल उठाओ कि योगी जी और मोदी जी, आपके सरकार में जो राम राज की आप बात कर रहे थे, रावण राज काहे कायम हो गया? क्यों आए दिन घटनाएं हो रही है? वहां की महिलाएं सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। महिलाएं दबंगों से, अपराधियों से और रेपिस्टों से तंग आकर अपने आप को आत्मदाह कर रही है। बताइए। कानपुर बन चुका है। बताइए, 30 लाख का फिरौती पुलिस दिलाता है और उल्टा उसके सिला ये होता है कि लाश आती है, उसको मार दिया, 30 लाख फिरौती भी पुलिस दिलवाती है और साथ ही उसको मार भी दिया जाता है। क्यों नहीं इस पर सवाल उठाते हो कि योगी जी, आपसे देश प्रदेश नहीं संभल रहा उत्तर प्रदेश, तो आप इस्तीफा दीजिए और मांग करिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। लेकिन उस पर सवाल नहीं उठाओगे, अपनों पर सवाल उठाओगे, अपनों से लड़ाई लड़ोगे। बेशरम कहीं के पाखंडी, कुछ तो अकल ठिकाने पे लगाओ, कुछ तो सोचो कि जो सरकार का दमन कर रही है, लोगों के साथ बर्बरता कर रही है, जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसे जेल में ठूस रही है, उस पर एनएसए लगा रही है, यूएपीए लगा रही है। क्यों लगा रही है? ये सवाल उठाओ तानाशाह सरकार के खिलाफ। पूछो, मोदी जी, क्या आपको इसलिए यहां की जनता ने आपको चुना था
क्या आपको इसलिए जिताई थी? क्या इसलिए आपको पीएम बनाया था? क्या आप कानून का दुरुपयोग करके जिसे चाहे जहां चाहे जेल में बंद कर दे, जेल में ठूस दे? बताइए। अफसोस होता है कि मोदी जी और योगी जी से आप सवाल नहीं करते हैं और सिर्फ अपनों पर सवाल उठाते हैं। हम कहना चाहते हैं, और विनय दुबे जैसे सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल मायूस ना हो, निराश ना हो, क्योंकि हर समाज, हर समुदाय, हर तबके में कुछ ऐसे संघी लोग पाए जाते हैं जो खुद तो अच्छा कार्य करते नहीं, समाज की तरक्की के लिए कुछ करते नहीं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते नहीं, और जो उठाते हैं उस पर उंगलियां उठाते हैं। ये लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं, उसके खिलाफ की पोस्ट कर कर उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं विनय दुबे और इस तरह के तमाम सोशल एक्टिविस्ट से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल अपने हौसले को मत, मनोबल को मत तोड़िए, बल्कि जिस तरह से जात पात और धर्म का भेदभाव किए हुए आप जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, बेगुनाहों के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहें। बताइए कितना अफसोस होता है। और कि ये जो तानाशाह सरकार है, ये योगी बाबा कह रहा था कि हम राम राज कायम करेंगे, राम राज कायम करेंगे। आज पूरा उत्तर प्रदेश में रावण राज कायम हो चुका है, गुंडों का उत्तर प्रदेश राज बन चुका है, अपराधियों का राज बन चुका है, बलात्कारियों का राज बन चुका है, अपहरणकर्ताओं का राज बन चुका है। यही वजह है कि जिसका पारा अपहरण कर ले रहा है, जिस और उससे फिरौती ले रहा है, साथ ही उसको मार दे रहा है, रेप कर रहा है, रेप के केस करता है तो उसे जेल में ठूस बंद कर दे रहा है। और पत्रकार जो उसकी गलत नीतियों का और उसके गलत काम का, ये जो तानाशाह सरकार के गलत काम को दिखाता है तो उस पर एफआईआर करके उसे भी जेल में बंद कर देता है। मतलब क्या यह सरकार चाह रही है? क्या तानाशाही, हिटलर शाही की वजह से कि हम अपना कानून यहां राज करेंगे, कायम करेंगे, और संघी का जो नागपुर में आरएसएस का कानून बनता है उसे लागू करेंगे? कहीं ना कहीं ये सरकार सोच रही है कि संघी का यानी आरएसएस के दफ्तर नागपुर में जो कानून बनता है उसे देश में लागू करना ये सरकार चाहती है। तो मैं बता देना चाहता हूं मोदी और योगी और मोटा भाई तड़ीपार को कि कान खोलकर सुन लो कि नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर में बना हुआ कानून कभी भी देश में लागू हम लोग नहीं होने देंगे, बल्कि देश में भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जो कानून है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चलता है और चलता रहेगा और उसी से देश चलेगा। विचार को देश पर की जनता पर थोपना चाहते हो तो सुन लो, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद और मौलाना अबुल कलाम आजाद का विचार चलेगा। संघी का विचार इस देश में कतन कभी नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा। और आज एक खबर आई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा को कोरोना हो गया है, लेकिन मीडिया, दलाल भड़वा मीडिया खामोश है, चुप्पी नहीं तोड़ रही है, सवाल नहीं उठा रही है, प्रश्न नहीं कर रही है। अरे दलाल भड़वे मोदी जी के एजेंट गोदी मीडिया, सवाल उठाओ, पूछो शिवराज सिंह चौहान से कि किस जमात में गए थे, किस जमात के लोग से मिले थे, कौन कौन जगह पर किस किस को तुम कोरोना फैलाए, ये सवाल उठाओ ना। कहां गया था शिवराज सिंह के उसको कोरोना हो गया? सिर्फ जमाती का जब मसला, एक समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी की बात आई, मुस्लिम से जुड़े एक जमात की बात आई, तो ये दलाल भड़वा मीडिया जो मोदी का एजेंट है, मोदी के इशारे पर काम करता है, मोदी के चेक पर पलती बढ़ती है और मोदी के कहने पर दिन को रात, रात को दिन कहती है, ये भड़वा गोदी मीडिया पूरे समुदाय को टारगेट कर रही थी और कह रहा था कि जमात एक बहाना है, कोरोना फैलाना असल निशाना है। बताओ, कह रहा था कि जमात का मुजरिम मौलाना साहब कहां गया, किस बिल में छुपा है, खलनायक है, देश का दुश्मन है। अब बताओ ना, शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, वो क्या देश का दुश्मन है, खलनायक है?
हम कहते थे कि बीमारी कोरोना एक बीमारी है जो जात पात धर्म समुदाय को देखकर नहीं आती है, बल्कि किसी को भी हो सकती है। लेकिन ये दोगली दलाल मीडिया मोदी जी के इशारे पर पूरा एक मतलब एक प्लानिंग के तहत, मंसूबे के तहत पूरे मुसलमान को बदनाम करने के लिए जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाई, जमात के खिलाफ रिपोर्टिंग की। अब करो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, पूछो किस जमात से जुड़े थे, किस जमात में गए थे, पूछो। क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा बीजेपी के नेताओं को कोरोना हो रहा है। 75 नेता भाजपा के बिहार के अंदर पाए गए थे ना। लेकिन सवाल नहीं किए कि किस जमात से जुड़े थे, किस जमात के लोगों से मिले थे, कौन सा जमात। हम तो सारे देशवासियों से कहना चाहते हैं कि ये लोग जो कोरोना फैला रहे, क्योंकि तुम जमात को निशाना बना रहे थे, तो हम भी कह रहे थे जमातियों से सावधान रहो। हम कहते भाजपाइयों नेता से सावधान रहो, क्योंकि ये लोग अक्सर इन लोगों को कोरोना हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा सवाल है, क्योंकि तुम जमाती पर सवाल उठा रहे थे। जमाती एक मजहब के लिए काम करता है, उसका राजनीति से कोई काम नहीं, लेकिन उसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक फायदे के लिए ये गोदी मीडिया, ये भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया को चेक देकर गोदी मीडिया को अपने इशारे पर और गोदी मीडिया से जमात के खिलाफ अफवाह फैलवाई, प्रोपेगेंडा फैलवाई और जमात को बदनाम करवाई और कह रहा था जमात कोरोना फैला रहा है। बताओ भाजपा के नेता कोरोना फैला रहे हैं, कहो भाजपा के नेता के खिलाफ बोलो। नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके पापा जी को हुआ है। ये उन लोगों के रखेल है, ये उन लोगों के बिके हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दलाल भड़वे पत्रकार से तुम देश की जनता कोई उम्मीद मत रखो, बल्कि यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ सच्चाई आपके सामने और हमारे सामने आता है उसी को देखो, और दलाल भड़वे पत्रकार को देखना बंद करो, सुनना बंद करो। क्योंकि पत्रकारिता जगत के ये लोग दलाल भड़वे हैं। ये पत्रकारिता जगत के सबसे बड़े दलाल हैं, जो केवल मोदी हित में बात करते हैं और देश हित में बात नहीं करते हैं। तो क्यों तुम केवल मोदी हित में बात करने वालों की पत्रकारिता को देखते हो? बंद करो। जो देश हित में बात करता है उसकी बात करो, उसकी सुनो, उसको देखो। चाहे विशाल शर्मा हो, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो, चाहे रविश कुमार हो, चाहे संदीप चौधरी एक अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है, उसको सुनो। या फिर यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं, उसको देखो। दलाल भड़वे मीडिया को देखना बंद करो, जो देश में नफरत फैलाते हैं, देश को कमजोर करते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और सत्ताधारी पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, सत्ताधारी पार्टी की गुलामी करते हैं, सत्ताधारी पार्टी के पैसे पर, चेक पर नाचती है, सत्ताधारी पार्टी के रात को रात कहती है। क्यों इसको देखते हो? देखना बंद करो। नेपाल को समझ में आ गया कि दलाल भड़वे पत्रकार हैं जो गलत रिपोर्टिंग करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है। नेपाल ने बंद किया, आप देश की जनता भी बंद कर दो। देखो ये लोग का होश ठिकाने पे आ जाएगा। क्योंकि और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज नफरत, आपस में जो इत्तेहाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में भाई बनकर रहिए, मिलकर रहिए, एकजुट रहिए। और जिस तरह से तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। बेगुनाह के लिए आप लोग जिस तरह लड़ते हैं, निर्दोष के खिलाफ लड़ते हैं, मजलूम के खिलाफ लड़ते हैं और जालिम हुक्मरान का डटकर मुकाबला करते हैं, आंख में आंख डालकर बात करते हैं, करते रहिए, डरिए नहीं। क्योंकि ये बात करने का अधिकार, तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही हुकूमत के आंख में आंख डालकर बात करने का यह अधिकार ये संघी भाजपा ने नहीं, बल्कि भीमराव अंबेडकर ने दिया है अपने कानून, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में। और यह अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ कानून का दुरुपयोग करके आपके साथ बर्बरता कर सकता है, जिस तरह डॉक्टर कफील के साथ कर रहा है कि बेगुनाहों को जेल और अपराधियों को बेल दे रहा है ये कानून का दुरुपयोग करके। क्योंकि कहता है कि डॉक्टर कफील भड़काऊ भाषण देता है। अरे योगी जी, बाबा जी, हम तो हमेशा कहते हैं आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा, आप जाइए, मठ में जाइए, घंटी बजाइए, पूजा पाठ कीजिए और
इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि कुर्सी आपसे नहीं संभल रहा। ये कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उतरिए, मठ में चले जाइए जहां आप पहले थे, आप जाके घंटी बजाइए और भगवान की पूजा करिए। क्योंकि योगी का क्या मतलब होता है? जो समाज और दुनिया के लाभ से, सुख से दूर होकर भगवान की भक्ति में लग जाए। तो जाइए आप भगवान की भक्ति करिए। क्यों भगवा धरण करके भगवान को बदनाम कर रहे हो, भगवान की का अपमान कर रहे हो? जाइए, कुर्सी से इस्तीफा दीजिए। और देश, जो प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनता, वो भी जो देश में गुंडा राज, अपराधियों का राज कायम है और अपहरणकर्ता का राज कायम है, रेपिस्टों का राज कायम है, आप उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए और कहिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। क्योंकि योगी जी से देश नहीं, प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। और ये जो दमनकारी तानाशाह सरकार सोच रही है कि हम किसी पर जुल्म बर्बरता करके किसी को डरा धमकाएंगे तो वो हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, तो ये भूल है, आपकी भूल है मोदी जी, योगी जी। रहने दीजिए, आप कितना भी जुल्म कर लीजिए, कानून का दुरुपयोग करिए, लेकिन हम जनता, जो देश की, भारत की जनता है, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। आपकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। हाँ, आप देखिए, आप जो आए हैं किसी भी राज्य की, आप जो आपका जो शासन है, आपका, आप जो कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तो वो देश की जनता ने आपको विराजमान किया, देश की जनता ने सत्ता सौंपा है। तो जब देश की जनता आपको सत्ता सौंपने की क्षमता रखती है, जिस संविधान के मानने वाले आपको इख्तियार दे सकते हैं, कुर्सी दिला सकते हैं, तो यकीन मानिए कि उसी संविधान के मानने वाले आपको कुर्सी से उखाड़ भी सकते। क्यों ये भूल जाते हैं? क्या आपको कुर्सी से जनता नहीं उखाड़ेगी? उखाड़ फेंकेगी, यकीन मानो। अभी देखो ना, बिहार में आओगे ना, बिहार में जूते का हार तुम लोगों को पहनाएगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार में। क्या हो रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। एक गृह विभाग का अवर सचिव राजेश उमक नाम का व्यक्ति 24 घंटा अस्पताल के बाहर तड़पता है, उसकी मौत हो जाती। बताइए, जो कर्मचारी है, जो गृह विभाग में, यानी राज्य गृह विभाग में काम करता है, अवर सचिव है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो आम जनता का क्या बताइए? इसलिए बिहार के अंदर जो आप वर्चुअल रैली करके बिहार में जो जीतने की का ख्वाहिश देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, यकीन मानिए कि आपका ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। और बिहार की जनता एकजुट होकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और बिहार में गैर भाजपा की सरकार बनाएगी, जो कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की क्षमता रखता हो। बताइए, बिहार में कानून व्यवस्था आईसीयू में, शिक्षा के मामले में बिहार बहुत पीछे है। अभी बाढ़ से पूरा बिहार में त्राही तराही मचा हुआ, कोहराम मचा हुआ है, लेकिन ये ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लड़ने में विफल है, या और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सहायता कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी मदद नहीं कर रही है। तो मत करिए, यकीन मानिए कि आपको ये सारी चीज का ये बिहार की जनता चुनाव में बदला लेगी और आपको बिहार की जनता एकजुट होकर ये ट्रिपल इंजन की सरकार को मात देगी, हराएगी और बिहार के अंदर गैर भाजपा की सरकार बनाएगी।